की बड़ी और अहम खबर के साथ बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको। ब्रेकिंग न्यूज, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, 5 राज्यों के चुनाव के लिए मतगणना जारी है। रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी को बम्पर बहुमत, ये अब तक की सबसे बड़ी जानकारी आपको बता दें। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। रुझानों में पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, जाहिर तौर पर एक बड़ी जीत मानी जाएगी ये, अगर जो रुझान है वो वाकई में परिणाम के रूप में निकलकर सामने आते हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको। बड़ी खबर इस वक्त की जो सामने आ रही है, शुरुआती रुझानों को देखते हुए बीजेपी में जश्न की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और लगातार दावा भी किया जा रहा था बीजेपी की ओर से। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी दिल्ली बीजेपी से भी, तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी वरुण गोयल जुड़ चुके हैं। वरुण, देखिए लंबा इंतजार और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का सपना अब साकार होने जा रहा है। देखिए, 2-4 बातें हैं कि अब इसे शुरुआती रुझान नहीं कह सकते हैं। 4 घंटे हो गए हैं काउंटिंग को, यानी ये ट्रेंड सेट हो चुका है। और 4 घंटे बाद ये कि बीजेपी बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे, उनके राज्य में, उनकी जन्मभूमि पर बीजेपी अपना सपना पूरा करने जा रही है। गोमुख, जहां से गंगा का उद्गम होता है उत्तराखंड, और वहां से लेकर गंगा सागर बंगाल में, जहां गंगा जो है वो सागर में गिरती है, वहां से वहां तक बीजेपी की सरकार है। यानी गंगोत्री से गंगा सागर तक अब बीजेपी की सरकार है। बीच में उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तक बीजेपी की सरकार है। यानी वो जो कहा जाता है अंग, यानी बिहार, और कलिंग यानी उड़ीसा, और उसके साथ बंग यानी बंगाल। तो बीजेपी के लिए ये स्वर्णिम दौर है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा में उसकी सरकार है। और बंगाल जैसे राज्य को जीतना बीजेपी की स्थापना से लेकर 1952 जनसंघ की स्थापना से लेकर अब तक का सबसे बड़ा सपना जो है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जीत भी बहुत बड़ी जीत, क्योंकि जो नंबर हैं वो 180 के पार हैं। बहुमत का आंकड़ा 148 है। वोट परसेंटेज 45% से ऊपर है, जो बहुत बड़ा वोट परसेंटेज है। ममता बनर्जी की टीएमसी से 3% से ज्यादा का वोट शेयर है। यानी बीजेपी स्थायित्व के साथ बंगाल में आती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल की इस जीत को जिस तरीके से देखा जाए कि जहां एक और ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता की बात कर रही थी, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सुलझी हुई रणनीति के साथ ये चुनाव लड़ा और पिछली बार की गलतियों को दरकिनार करते हुए, उनमें सुधार करते हुए, डायरेक्ट ममता बनर्जी पर अटैक ना करते हुए बंगाल के हालात, बंगाल की ग्रोथ रेट, बंगाल के जो दूसरे टीएमसी के नेता हैं, जो कटमनी, करप्शन और तुष्टीकरण, उसको मुख्य मुद्दा बनाया। और गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बंगाल में जाकर के चुनावी टोन सेट की, जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, सबसे बेहतरीन बीजेपी ने चुनाव लड़ा। और उसका नतीजा ये है कि बीजेपी 180 के पार खड़ी हुई दिखाई दे रही है। असम की बात करें तो कुल 126 में से बीजेपी 99-100 पर खड़ी है। यानी एक तरफा चुनाव असम में हुआ है। लगातार 2 बार सरकार बनाने के बाद उस असम में तीसरी बार सरकार बनाना, जहां कांग्रेस ने 15 साल लगातार शासन किया था। असम में एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को पूरी तरीके से निपटा सा दिया है, जहां उसकी स्थिति यह है कि तीसरी बार सरकार बीजेपी बना रही है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इतना होने के बावजूद। बिल्कुल। केरल में कांग्रेस की वापसी हुई है 10 साल बाद। इसका मतलब यह कि अब कांग्रेस की 4 राज्यों में सरकार है। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि वाम मुक्त भारत जो है वो दिखाई दे रहा है। वामपंथ की, लेफ्ट पार्टीज की देश में आखिरी सरकार जो थी वो केरल में थी। उन्होंने 34 साल बंगाल में राज किया। इसके अलावा उत्तर पूर्व में उनकी सरकारें थी। उन सब से जाने के बावजूद केरल में वो बने हुए थे, लेकिन केरल में करारी हार हुई है। कांग्रेस की वापसी हुई है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी, लेफ्ट पार्टीज का जो आखिरी किला था केरल में, वो ढह गया है। पुडुचेरी की बात करें तो एनडीए ने एक बार फिर से वापसी की है और कांग्रेस और इंडी गठबंधन की उम्मीदों को यहां पर झटका लगा है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां पर जयललिता के अवसान के बाद, उनके निधन के बाद ये माना जा रहा था कि स्टालिन बहुत मजबूत हैं और एक बार फिर से वो सत्ता में वापसी करेंगे। लेकिन विजय की पार्टी टीवी के, उन्होंने जिस तरीके से ये पार्टी बनाई और इस पार्टी में सिर्फ 3 साल पहले बनाई गई पार्टी
तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, बहुमत से सिर्फ 9 या 10 सीट दूर है। जो दूसरी पार्टी है वो AIADMK यानी जो एनडीए गठबंधन है वो नंबर 2 पर है। और डीएमके जिसे सारे एग्जिट पोल सबसे मजबूत बता रहे थे, लगभग 10 एग्जिट पोल ये बता रहे थे कि डीएमके की वापसी होगी। तमिलनाडु में सारे एग्जिट पोल फेल हुए हैं और तमिलनाडु में डीएमके नंबर 3 पर चली गई है, जिसकी सरकार बनाने की सारी एग्जिट पोल दावा कर रहे थे, 1 या 2 एग्जिट पोल को छोड़कर। उसके विपरीत डीएमके तीसरे नंबर पर चली गई है, यानी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इतना बड़ा था जिन्हें शायद कोई भांप नहीं पाया। वापस अगर बंगाल पर लौटते हैं तो बंगाल की इस जीत में आप देखिए कि ममता बनर्जी पिछली बार नंदीग्राम से चुनाव हारी थी, फिर जाकर भवानीपुर में वो लड़ी थी। इस बार वो भवानीपुर से भी पीछे चल रही हैं। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी पिछली बार भी आगे थे, इस बार भी आगे हैं। भवानीपुर में ममता बनर्जी को भी वो अभी भी पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम की कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार वो एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर। अगर बीजेपी कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं डालती है तो शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो आज के चुनाव नतीजे हैं वो बीजेपी के लिए बड़ा दिन लेकर आए हैं। असम में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ वापसी हो रही है। बंगाल विजय के साथ बीजेपी का स्वर्णिम दौर इसे कहा जा सकता है, क्योंकि एक बार गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया था कि क्या ये बीजेपी का गोल्डन पीरियड है। उन्होंने कहा था जिस दिन उड़ीसा और बंगाल में सरकार बन जाएगी तब मैं मानूंगा बीजेपी का गोल्डन पीरियड है। उड़ीसा में बीजेपी ने 2024 में सरकार बना ली थी, लेकिन बंगाल विजय बीजेपी का सबसे बड़ा सपना इस बार पूरा हो गया है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जैसे बीजेपी बहुमत से पीछे रही थी, उसके बाद बीजेपी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। उसके बाद बीजेपी ने हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, बिहार जीता, दिल्ली जीता और अब बंगाल जीता। यानी बीजेपी ने जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उससे गलतियां हुई, जो वो नंबर से पीछे रही, शायद जो कुछ ओवर कॉन्फिडेंस रहा, कुछ गलत फैसले हुए, उनसे सबक लेते हुए अपनी चुनावी मशीनरी को इतने जबरदस्त तरीके से काम पर लगाया। एक एक वर्कर की इस तरीके से ड्यूटी लगाई गई कि हमने देखा उसके बाद होने वाले चुनाव बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बंगाल, असम में बीजेपी की ये प्रचंड जीत बता रही है कि बीजेपी उस ट्रैक पर है। कांग्रेस को एक राज्य में और सरकार मिल गई है, वो है केरल, लेकिन उसके लिए झटका है सबसे बड़ा, वो तमिलनाडु में है, जहां डीएमके के साथ वो बड़ी मजबूत स्थिति में थी। तमिलनाडु बहुत बड़ा राज्य है, वहां पर डीएमके की विदाई होने जैसे हालात बन जाना ये कांग्रेस के लिए भी अच्छा नहीं है। बंगाल के नतीजे विपक्षी दलों के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव को मानते थे कि वो बीजेपी को रोक लेंगे, या ममता बनर्जी अकेली ऐसी बड़ी नेता है जो बीजेपी को रोक सकती हैं, वहां पर हार के बाद इंडी गठबंधन के लिए अब यह संकट की बात है कि फिर बीजेपी को अब रोकेगा कौन। क्योंकि जहां जहां सीधी फाइट कांग्रेस से हो रही है वहां कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रही है। उदाहरण असम है, असम में तो मुकाबला ही नहीं हुआ। जब 126 में से 100 सीटें बीजेपी गठबंधन जीत जाए तो फिर मुकाबले की स्थिति ही नहीं बनी। जहां क्षेत्रीय दल मिलकर मुकाबला करते हैं वहां पर बीजेपी अपनी पावर दिखा रही है। जैसे बंगाल का किला भी बीजेपी ने भेद लिया है। यानी अब इंडी गठबंधन के लिए चिंता की बात है कि बिहार में नहीं रोक पाए, महाराष्ट्र में नहीं रोक पाए, बंगाल में नहीं रोक पाए, तो फिर बीजेपी को रोकेंगे कैसे। तमिलनाडु में जहां वो स्टैलिन के साथ, डीएमके के साथ बहुत स्ट्रांग थे, वहां डीएमके का अवसान हुआ है। अब जिस तरीके से टीवी के एक्टर विजय की पार्टी सामने आई है, वो किसके साथ जाएगी, अकेले आगे बढ़ेगी, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से डीएमके पर प्रहार किया था। तो ये इंडी गठबंधन के जो कमजोर होने के संकेत हैं, ये जो स्थितियां हैं, ये वाकई कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं नेहा के ये जो चुनाव है ये चिंता की बात लेकर आया है इंडी गठबंधन के लिए। बीजेपी बहुत मजबूत हुई है, एनडीए इन नतीजों के बाद बहुत मजबूत हुई है, और 2024 के चुनाव के बाद से जो गति बीजेपी ने पकड़ी है वो दिखाती है कि लगभग अब देश में बीजेपी का शासन निरंतर बढ़ रहा है। उसके पॉकेट में एक और स्टेट बढ़ गया है बंगाल। असम उसने खोया नहीं है, उसे उसने वापस पाया है। पुडुचेरी एनडीए के पास था, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। केरल में बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन वहां लेफ्ट की सरकार थी, गई है तो कांग्रेस की आई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी के लिए इस चुनाव में फायदा ही फायदा सामने आया है। बिल्कुल फायदा ही फायदा सामने आया है। और रही बात जिस तरह से आपने कहा कि इंडी गठबंधन लगातार कमजोर हो रहा है, ये राज्य दर राज्य जैसे जैसे चुनाव हुआ ये स्पष्ट होता गया। लेकिन अगर मैं बंगाल की बात करूं तो यहाँ पर जीत का फैक्टर असल में क्या है? लीडरशिप है या फिर जो लोकल इशू रहे हैं वो है, कैंपेनिंग है? क्योंकि एसआईआर को लेकर भी बहुत तरह के आरोप जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। देखिए, इस चुनाव को लेकर के ये मानना पड़ेगा कि फैक्टर सबसे बड़ा रहा है कि
ममता बनर्जी का 15 साल का शासन जो है उसको लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था वो बढ़ा रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति का जो बीजेपी ने आरोप लगाया, उसका माहौल बीजेपी बनाने में कामयाब रही। बीजेपी को ये मानना था कि एसआईआर को लेकर ऐसे वोट जो हैं जो बीजेपी का गणित बिगाड़ते हैं, एसआईआर के बाद बीजेपी को लगा कि अब उसकी स्थिति और स्पष्ट हुई है। पिछली बार बीजेपी से स्थायी गलती ये हुई थी कि टीएमसी के बहुत सारे लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया था जो टीएमसी से लौट कर इधर आए थे, और उससे ममता बनर्जी को फायदा हुआ था। वो लोग जिनसे टीएमसी खुद अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी, जिनको लेकर लोगों में नाराजगी थी, वो बीजेपी में आए, बीजेपी ने टिकट दिया तो वो लोग हारे। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी 77 पर रह गई और ममता बनर्जी 215 पर चली गई। लेकिन ये सच्चाई है कि 2011 में जिस बीजेपी का 3% वोट था, वो 2021 के चुनाव में 38% था। 3% से अब 45% की जो बीजेपी की यात्रा है, उसके पीछे ये मेहनत है कि 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने बंगाल जीतने की रणनीति बनानी शुरू की थी। बीजेपी का सीधा सीधा अटैक तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर था, कट मनी को लेकर था, भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर था, महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा को लेकर था। जिस लक्ष्मी भंडार योजना को लेकर ममता बनर्जी बहुत कॉन्फिडेंट थी, बीजेपी ने कहा कि वो 1500 तो हम 3000 देंगे, ऐसा वादा किया। कुछ ऐसे मुद्दे, चाहे संदेश खाली का जो मामला था, उसकी जो पीड़िता थी उसे बीजेपी ने टिकट दिया। आरजीकर मेडिकल में की जो दुष्कर्म पीड़िता थी, उनकी मां को बीजेपी ने टिकट दिया। तो बहुत सोच समझकर उम्मीदवार मैदान में उतारे गए, इस तरीके से फील्डिंग सेट की गई। आप देखिए, जब देश के गृह मंत्री 15 दिन का कैंप करते हैं बंगाल में, पहले चरण के मतदान के दिन वो पूरे दिन वॉर रूम में बैठकर मॉनिटरिंग करते हैं, उसी दिन प्रधानमंत्री भी बंगाल में रहते हैं। तो बीजेपी ने अपना सब कुछ बंगाल चुनाव में झोंका है। नतीजा ये हुआ कि ये चुनाव सीधा सीधा बाइपोलर हुआ, क्योंकि लेफ्ट, कांग्रेस, दूसरे दल इसमें कुछ नहीं कर पाए और बाइपोलर चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है। अब मुर्शिदाबाद में देखिए 22 सीटें, 22 की 22 सीटों पर बीजेपी पीछे चल रही है। ये वो इलाका माना जाता है जहां पर 60 से 65% जो है मुस्लिम आबादी है। यहाँ की 22 की 22 सीटों पर अगर बीजेपी पीछे चल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो दूसरे इलाके हैं वहां पर बीजेपी को बम्पर मतदान, बम्पर पोलिंग जो है उसका फायदा मिलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दिया। और नतीजा ये है कि बीजेपी 180 पर खड़ी दिखाई दे रही है। अब ये जो चुनावी गणित है वो ये बताता है कि बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर बीजेपी ने बंगाल फतेह कर अपना वो सपना पूरा किया है जिसकी पीड़ा एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने जाहिर की थी कि हम अपने संस्थापक के ही जन्मभूमि पर हमारी पार्टी इतनी कमजोर है। आप सोचिए, 1952 में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी लोकसभा का चुनाव जीते थे, बाद में भी बीजेपी वहां जीतती रही, फिर ऐसा दौर आया कि उसकी संख्या 0 हो गई। बंगाल में 17 विधानसभा चुनाव हुए हैं, 17 विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4 बार ऐसा मौका आया जब सत्ता बदली है। वहां जब सत्ता आती है, स्थायी सत्ता आती है। सबसे पहले शुरुआत में कांग्रेस ने 20 साल शासन किया, 34 साल तक लेफ्ट का शासन रहा, उन्हें कोई नहीं हटा पाया। फिर 15 साल ममता बनर्जी का शासन रहा। इस तरीके से वहां पर हर बार सरकारें बदलने की परंपरा नहीं है। आजादी के बाद से अब तक सिर्फ 4 बार वहां सरकार बदली है। ये 5वां मौका है जब सरकार बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो बंगाल की जनता जिस तरीके से सोचती है और उन मुद्दों को बीजेपी उठाने में कामयाब रही कि तमाम बातों के इतर ये सच्चाई है कि बंगाल का ग्रोथ रेट देश में सबसे स्लो रहा है। विकास को लेकर जो परियोजनाएं आनी चाहिए थी वो समस्या रही है। आप सोचिए कि पंचायत के चुनाव में वहां 60 से 70 लोगों की मौत हो जाए। ये पहला चुनाव है जिसमें किसी की मौत नहीं हुई, वरना हिंसा और रक्त रंजित चुनाव का इतिहास बंगाल में रहा है, डराने धमकाने का इतिहास बंगाल में रहा है। तो उसके इतर जो चुनाव जिस तरीके से कंडक्ट हुआ है, बिना हिंसा के हुआ है, लोग बड़ी संख्या में मतदान के लिए बाहर निकले हैं, कॉन्फिडेंस से बाहर निकले हैं और बाहर आकर वो बता नहीं रहे हैं किसको वोट देंगे। उससे ये अंदाजा लग रहा था कि लोग बदलाव के मूड में थे और ये बदलाव वाला वोट डला है। बिल्कुल बिल्कुल वरुण, जिस तरह से आप बता रहे हैं, जाहिर तौर पर एक बड़ी जीत है ये बीजेपी की। अब आगे